हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल सीबीएसई क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम फसल उत्पादन और प्रबंधन हमारी क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 1 है इसके क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, निम्नलिखित सूची में से सही शब्द चुनकर इस स्थानों को भरे। नीचे आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनको यूज करके आपको एक स्थान भरने दे। मैंने सीधा भर के लिख दिया, आप आराम से देख सकते हैं, आपको चारों क्लियर हो जाएंगे। एक ही प्रकार पर पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना और उनकी खेती करना फसल कहलाता है। जब हम एक ही प्रकार के पौधे को बड़े लेवल पे उगाते हैं तो इसको हम फसल कहते हैं। ठीक है। बी पार्ट, फसल उगाने के लिए सबसे फसल उगाने से पहली बैच प्रक्रिया मिट्टी की तैयारी है। सबसे पहले की जो पहली प्रक्रिया है ना, सबसे पहली प्रक्रिया है मिट्टी को तैयार करना है, फिर मिट्टी की तैयारी। ठीक है। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरे पार्ट में दे रखा है, खराब बीज पानी की सतह पर तैरते हैं। खराब बीज जो होते हैं हमारे पानी की सतह पर तैरते हैं, वो जो हमारे सही अच्छी क्वालिटी के बीज होते हैं वो हमारे पानी के अंदर डूब जाते हैं। डी पार्ट, फसल उगाने के लिए पर्याप्त धूप, पानी और मिट्टी से पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। फसल उगाने के लिए हमारे को पर्याप्त धूप चाहिए, पानी चाहिए और पोषक तत्व चाहिए, जो कि हमारे को मिट्टी से मिलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे को दे रखा है मैचिंग। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। मैंने मैचिंग करके लिख रखी है। सबसे पहले आए खरीफ फसल, तो खरीफ फसल के अंदर हमारा हो जाएगा धान और मक्का। धान और मक्का जो हमारे खरीफ फसल के उदाहरण है। सेकंड था रबी फसल, तो रबी फसल में हमारा आ जाएगा गेहूं, चना और मटर। गेहूं, चना, मटर जो होता है हमारे रबी फसल के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है। फिर थर्ड पार्ट देखता हूँ। थर्ड पार्ट में मुझे दे रखा है रासायनिक उर्वरक। तो रासायनिक उर्वरक में हमारे आ जाएंगे यूरिया और सुपर सल्फेट। यूरिया और सुपर सल्फेट हमारे रासायनिक उर्वरक के उदाहरण है। चौथे पार्ट में पूछा जैविक खाद। जैविक खाद में आप देखेंगे पशु अपशिष्ट, जो भी मतलब पौधों का जो भी वेस्ट होता है मटेरियल, तो वो गोबर, मूत्र और पौधों का कचरा, ये सब आपके जैविक खाद बनते हैं। प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। नीचे दिए गए 2 उदाहरण हमारे को देने के लिए बोला गया। सबसे पहले है हमारा खरीफ फसल। तो खरीफ फसल में हम लिखेंगे धान और मक्का। धान और मक्का जो हमारे खरीफ फसल होता है। रबी फसल की बात करूं तो गेहूं और चना। गेहूं और चना जो है मेरा रबी फसल में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे दे रखा है, निम्नलिखित पर एक अनुच्छेद अपने शब्दों में लिखिए। नीचे दिए गए चीजों के ऊपर अनुच्छेद लिखना है, छोटे मतलब कम शब्दों में, और अपने शब्दों में हमारे को अनुच्छेद लिखने के लिए बोला गया है। सबसे पहले पूछा गया मिट्टी को तैयार करना या फिर मिट्टी की तैयारी। तो फसल उगाने से पहले मिट्टी की जुताई और ढीलापन बहुत आवश्यक होता है। किसी भी फसल को उगाने से पहले मिट्टी की जुताई करी जाती है, मिट्टी को ढीला करा जाता है, और ये काफी ज्यादा आवश्यक होता है, फिर इम्पोर्टेंट होता है। इससे पौधे की जड़ें गहराई तक जा सकती है और उपयोगी जीवाणु भी बढ़ते हैं। इससे होता है क्या है, पौधे की जो जड़ें होती है हमारे आसानी से मिट्टी के अंदर जा सकती है, और तो और हमारे जीवाणु जो भी उपयोगी जीवाणु होते हैं ना, वो भी आसानी से उसमें रह पाते हैं, फिर उनकी ग्रोथ हो पाती है। बी पार्ट आपका बुआई। तो बुआई में आप लिखेंगे, बुआई में अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन कर खेतों में बोया जाता है। बुआई के अंदर हम क्या करते हैं, अच्छी क्वालिटी के सीड्स को पहले तो हम सेलेक्ट करते हैं, फिर चयन होता है। अच्छे गुणवत्ता वाले बीजों को हम पहले चुनते हैं और उसके बाद उसको खेत में बोया जाता है। इसे बीज ड्रिल या फिर हाथ से भी बोया जा सकता है, या फिर हाथ से भी किया जा सकता है। बीज ड्रिल आपका सीड ड्रिल नाम की एक मशीन होती है, या तो उसकी सहायता से कर सकते हैं आप इसको, या नहीं तो फिर आप अपने हाथ से भी इसको बो सकते हैं। सी पार्ट आपका निराई। तो निराई का अर्थ है फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को हटाना। निराई का मतलब हो जाता है फसल के साथ जितने भी अवांछित पौधे, मतलब जो हमारे पसंद के पौधे नहीं होते, जिसको आप खरपतवार कहते हैं, इनको हटाने की प्रक्रिया को आप निराई भी कहते हैं। इसे खुरपी या वीडीसाइड जैसे 2,4-D की प्रयोग से किया जा सकता है। इसको या तो आप अपने हाथ से खुरपी से कर लीजिए, या नहीं तो फिर आप वीडीसाइड जैसे कि आपके 2,4-D के प्रयोग से भी आप इसको कर सकते हैं। चौथे पार्ट में पूछा गया मड़ाई। मड़ाई क्या होता है, मड़ाई वह प्रक्रिया है जिसमें अनाज को भूसी से अलग किया जाता है। मड़ाई मतलब छटाई भी कह सकते हो आप। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अनाज और भूसे को अलग अलग कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम फसल को काटते हैं, जो कटाई होती है, उसमें हमारा भूसे वगैरह होता है, वो पूरा का पूरा गट्ठर कट के आता है। उसमें से अनाज को अलग करने की जो प्रक्रिया है ना, उसको हम मड़ाई कहते हैं, और इसे कंबाइन नामक मशीन द्वारा किया जाता है। इसको मोस्टली करा जाता है, कंबाइन नाम की एक मशीन आती है हमारी, जिसके अंदर दोनों काम एक साथ हो जाते हैं, तो उस मशीन की सहायता से किया जाता है। फिर 5वें में पूछा गया खाद और उर्वरक और खाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उर्वरक और खाद में अगर मैं अंतर स्पष्ट करता हूँ, सबसे पहला तो हो जाएगा उर्वरक जो था हमारा कार्बनिक अकार्बनिक लवण है, मतलब कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, अकार्बनिक लवण है। और खाद की अगर मैं बात करूँ तो पशु अपशिष्ट और पौधों के अपशिष्टों से प्राप्त प्राकृतिक पदार्थ होता है। ठीक है। खाद उर्वरक जो था मेरा कारखानों में तैयार हो जाता है। उर्वरक को हम कारखानों में तैयार कर सकते हैं। उर्वरक को हम कारखानों में तैयार करते हैं। वही खेतों में हमारा
खाद तैयार हो जाता है। उर्वरक जो होता है ह्यूमस प्रदान नहीं करता, और खाद जो होता है हमारे पौधे मिट्टी को ह्यूमस भी प्रदान करता है। उर्वरक जो होता है पोषक तत्वों से भरपूर होता है, खाद जो होता है उसमें कम पोषक तत्व पाए जाते हैं। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। छठे क्वेश्चन आपसे दे रखा है, सिंचाई क्या है? सिंचाई क्या है और जल संरक्षण के 2 सिंचाई विधियों का वर्णन भी कीजिए। तो सिंचाई वह प्रक्रिया है जिसमें फसलों को नियमित अंतराल पर पानी दिया जाता है। सिंचाई वो प्रोसेस हो जाता है, फिर वो प्रक्रिया हो जाता है जिसके अंदर हम पौधों को नियमित अंतराल पर पानी दे रहे होते हैं। 2 प्रक्रिया की अगर बात करूं, 2 विधि की बात, तो सबसे पहले आ जाएगा मेरा स्प्रिंकल प्रणाली। इस विधि में पाइपों के ऊपरी भाग पर घूमने वाला नोजल लगे होते हैं जो बारिश की तरह पानी छिड़काते हैं। इसके अंदर है ना हमारे नोजल लगाए जाते हैं पाइप के ऊपर, जो फव्वारे की तरह या फिर बारिश की तरह पानी को बरसाते हैं या फिर छिड़कते हैं। इसको स्प्रिंकल प्रणाली या फिर छिड़काव तंत्र भी बोला जाता है। और दूसरा आपका ड्रिप प्रणाली या फिर ड्रिप तंत्र। इसके अंदर माना जाएगा, इस प्रणाली में पानी बूंद बूंद करके सीधा जड़ों पर गिरता है। इसके अंदर पानी को बूंद बूंद करके जड़ों पर गिराया जाता है, जिससे पानी की बर्बादी नहीं होती है। इसमें पानी की बर्बादी भी नहीं होती और बूंद बूंद करके पानी जो होता है हमारा सीधा पौधों की जड़ों पर गिरता है। 7वें प्रश्न को देखो। 7वें प्रश्न में दे रखा, अगर गेहूं को खरीफ ऋतु में बोया जाए तो क्या होगा? कहना है अगर आपने गेहूं के फसल को खरीफ ऋतु में बो दिया तो क्या होगा? तो गेहूं रबी फसल है, गेहूं एक रबी फसल है, इसे ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है और खरीफ ऋतु में अत्यधिक वर्षा के कारण यह फसल नष्ट हो सकती है। अगर हमने गेहूं को गेहूं एक रबी फसल है और इसको मैंने खरीफ के समय में उगा दिया, फिर बरसात के समय में उगा दिया, तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसको ठंड में पसंद है, ठंड में ग्रो होता है हमारा ये। और अगर आपने इसे बारिश वाले में उगा दिया तो काफी ज्यादा बारिश होने की वजह से हमारी फसल खराब हो सकती है। 8वें क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है, लगातार एक ही खेत में फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लगातार फसल उगाने से मिट्टी के पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है। इसे पुनः उर्वरक बनाने के लिए खाद या उर्वरक डालना पड़ता है। अगर हम लगातार एक ही खेत में एक ही मिट्टी में लगातार फसल उगाएंगे तो उसकी उर्वरकता खत्म हो जाएगी, तो उसकी फसल उगाने की शक्ति खत्म हो जाएगी, और फिर उसको दोबारा से पुनः उर्वरक बनाने के लिए हमारे को उसके अंदर खाद या फिर उर्वरक डालना पड़ेगा। लास्ट 9वां क्वेश्चन दे रखा है, खरपतवार क्या है, इन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? खरपतवार क्या होता है, इसको किस प्रकार से हम नियंत्रित कर सकते हैं? तो खरपतवार वे अवांछित पौधे होते हैं जो फसल के साथ उगते हैं। इन्हें खुरपी या 2,4-D जैसे रसायनों का छिड़काव कर हटाया जा सकता है। खरपतवार हमारे वो सारे अवांछित पौधे या फिर अवांछित भाग होते हैं पौधे के जो फसल के साथ उग जाते हैं, तो इनको या तो आप खुरपी की सहायता से हटा सकते हैं, या नहीं तो फिर आप 2 या फिर 4D जैसे रसायनों का छिड़काव करके भी हटा सकते हैं। ये थे आपके चैप्टर नंबर 1 की क्वेश्चन आंसर, जिसका नाम था आपका फसल उत्पादन और प्रबंधन। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।